रोनन बैठ गया और पूछा, क्या बात है? ये नेब्यूला क्लेयर का क्या चक्कर है? उसने ये भी पूछा कि क्या उसने स्कूल वापस आने से पहले उसने अपने घर के चूहों को सही तरीके से निपटा दिया था। शुलिफेन ने बताया कि लगभग 15 दिन पहले से लेकर अभी तक उन्होंने एक बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। उन्होंने 19 गद्दारों का पता लगाया, जिनमें से 5 को उसने खुद निपटाया। बाकी गद्दारों को जल्द ही रुडोलिन जेल ले जाया जा रहा है, जहां उन्हें और उचित पूछताछ मिलेगी। हालांकि उनके साथ एक समस्या है कि अब उन पर प्रोहिबिशन यानी निषेध काम नहीं करता है। यह सुनकर रोनन हैरान रह गया और उसने इस बारे में और जानकारी मांगी। शुलिफेन ने समझाया कि 19 गद्दारों का पता लगाते और जांच शुरू करते ही प्रोहिबिशन ने उन सब पर काम करना बंद कर दिया। उनकी सावधानी को देखते हुए यह माना जा सकता है कि उन्होंने पहले ही प्रोहिबिशन से निपटने का कोई तरीका ढूंढ लिया होगा। रोनन कहता है कि यह परेशान करने वाली स्थिति है। उसने सोचा कि क्या अब उनकी माना को देखकर ही उन्हें अलग करने के अलावा कोई तरीका नहीं बचा है। शुलिफेन की रिपोर्ट यहीं खत्म होती है। जाने से पहले उसने जिक्र किया कि वो उम्मीद कर रहा है कि वो आने वाली मिड टर्म परीक्षा में रोनन का सामना करेगा। रोनन का रंग उड़ गया। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जल्द ही कोई परीक्षा होने वाली है। 2 दिन बाद नबीरोज की मिड टर्म परीक्षा थी। असली लड़ाई, जिसमें उच्च रैंक वाली तलवार तकनीकों का इस्तेमाल होना था, फिलॉन के कब्जे वाले एक द्वीप पर हुई, जिसका नाम फिलैंड था। नबीरोज छात्रों की कतार के सामने खड़ी थी। सभी के इकट्ठा होने पर उसने मिड टर्म परीक्षा के निर्देश समझाना शुरू किया। उसने छात्रों से कहा कि उसकी क्लासेस असली लड़ाइयों पर केंद्रित हैं। अगर हो सकता तो वो एक युद्ध के मैदान में जाते, लेकिन दुर्भाग्य से स्कूल के दिशा निर्देशों के अनुसार यह असंभव था। अंदर ही अंदर रोनन ने सोचा कि इसमें मजा आता, लेकिन उसने बाकी छात्रों को बताया कि वो सब द्वीप पर बिखर जाएंगे और एक असीमित असली द्वंद्व शुरू करेंगे। असीमित शब्द ने रोनन का ध्यान खींचा। नबीरोज ने छात्रों को आश्वासन दिया कि उन्हें मरने की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने उनकी सुरक्षा के लिए गियर तैयार किए हैं। उसने बगल में रखे ब्रेसलेट की ओर इशारा करते हुए समझाया कि जैसे ही ब्रेसलेट पहनने वाला लड़ने में असमर्थ हो जाएगा, उसे फिलॉन ग्रैंड प्लाजा में पहुंचा दिया जाएगा। उसने समझाया कि वहां इंतजार कर रहे बेहतरीन चिकित्सक एक हाथ के इशारे से ज्यादातर चोटों को ठीक कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, किसी भी उपाय और तकनीक का इस्तेमाल करके पूरी ताकत से एक सच्ची लड़ाई करना मुमकिन था। इसलिए उस दिन के लिए उसने अपने छात्रों को जितना हो सके एक दूसरे को मारने के लिए उत्साहित किया। रोनन प्रशिक्षक के इस उत्साह को देखकर हैरान था। नबीरोज ने एक ब्रेसलेट पकड़ा और छात्रों को निर्देश दिया कि वो नाम पुकारे जाने पर आगे आए। जब छात्र ब्रेसलेट पहनेंगे तो उन्हें तयशुदा निर्देशांकों पर भेज दिया जाएगा। पहला नाम आदेशन का था। इससे रोनन को एहसास हुआ कि कमांडर भी इसमें भाग ले रही है। छात्र फुसफुसाहट करने लगे। उन्होंने उसे पैड स्टूडेंट के रूप में तरजीही व्यवहार पाने के लिए बेशर्म कहा और अब उसे ग्रेड दिया जा रहा है। लेकिन कुछ अन्य लोगों ने इसे एक अच्छी बात के रूप में देखा, क्योंकि उसके जैसी मन बुद्धि के आसपास होने से वे आखिरी जगह से बच सकते थे। कमांडर को भुगतान वाली मन बुद्धि कहे जाने से रोनन नाराज हो गया, लेकिन उसने स्वीकार किया कि यह फिलहाल ग्रैंड कमांडर का सबसे निष्पक्ष आंकलन था। रोनन जानता था कि अगर वो उन क्षमताओं के साथ युद्ध के मैदान में जाती है तो इससे सिर्फ मौत ही मिलेगी। इसलिए ग्रैंड कमांडर के लिए सबसे अच्छा फैसला यह होगा कि वो बस इंतजार करे और देखे। आदेशन को ले जाया जा चुका था। एक तेज पोर्टल दिखाई दिया और छात्र एक एक करके गायब हो गए। कुछ देर बाद रोनन ने भी ऐसा ही अनुभव किया। उसने चारों ओर देखा और महसूस किया कि वो अकेला है। वो ये सोचना चाहता था कि वो किस्मत वाला है, लेकिन ये मुमकिन नहीं था। उसने चिल्लाया और अपने सीनियर को बाहर आने को कहा। सीनियर एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। रोनन ने सीनियर का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो वहां काफी असहज दिख रहा था। रोनन का सामना करने पर सीनियर तनाव में था, जिसे वो राक्षस कहता है। सीनियर ने तेजी से आगे बढ़कर पीछे से अपनी कुल्हाड़ी से रोनन की गर्दन पर हमला करने का फैसला किया। एक धमाका हुआ। धुआं धीरे धीरे साफ हुआ। सीनियर यह देखकर हैरान था कि रोनन की तलवार लगभग उसकी गर्दन को छू रही थी। रोनन ने टिप्पणी की कि वो बहुत ज्यादा कर रहा है। उसने उसका मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या वो अपने प्यारे जूनियर के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा।
रोनन ने कहा कि जूनियर के तौर पर वो काफी परेशान है, क्योंकि वो जानता था कि और भी कई सीनियर छिपे हुए हैं। रोनन ने अंदाजा लगा लिया था कि जो लोग एक ही जगह पर आए थे, उन सब ने अस्थायी रूप से किसी तरह का गठबंधन बना लिया था, और शायद फिलौन में होने की वजह से उनकी स्थिति को संभालने की क्षमता काफी अच्छी थी। एक छात्र ने पेड़ पर रहते हुए एक तीर चलाया, लेकिन रोनन ने सिर्फ एक पत्थर से धनुष और तीर को तोड़कर और छात्र को लक्ष्य बनाकर गिरा दिया। उसने उनसे कहा कि उनकी रणनीति सबसे अच्छी नहीं है। छात्र पेड़ से नीचे गिरा और वापस प्लाजा में स्पॉन हो गया। सीनियर्स में से एक ने ऐलान किया कि घात विफल हो गई है। उसने सबको तैयार होने को कहा। उसने सबका हौसला बढ़ाते हुए कहा कि भले ही रोनन एक राक्षस है, लेकिन वो अभी भी अकेला है। वे सब खतरनाक दिख रहे थे क्योंकि उन्होंने उससे लड़ने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि संख्या में अधिक होने के कारण उन्हें फायदा होगा। उन सब ने रोनन पर एक साथ हमला किया। रोनन गंभीर दिख रहा था। कुछ देर बाद उसने अपनी तलवार को वापस म्यान में रख दिया। एक छात्र हैरानी भरे अंदाज में वहां पड़ा हुआ था। वो सारे सोफोमोर वापस प्लाजा में स्पॉन हो रहे थे। रोनन ने सोचा कि परीक्षा ठीक से चलेगी। इसी दौरान एक चट्टान के किनारे पर छात्रों के एक समूह ने एक अकेली छात्रा को घेर लिया था। समूह के नेता ने घोषणा की कि छात्रा का अंत हो गया है। उन्होंने छात्रा से हार मान लेने का आग्रह किया, लेकिन उसकी आंखों में आग थी। जिस छात्रा को धमकाया जा रहा था वो आदेशन थी। आदेशन जानती थी कि उसने हद पार कर दी थी, लेकिन इससे दोनों लड़के लापरवाह हो गए थे। समूह का नेता आयुन था, जो तीसरे साल का टॉप छात्र था। इसलिए समूह ने सोचा कि वो कभी नहीं हारेंगे, लेकिन ऐसी लापरवाही की वजह से एक अंतर पैदा हो गया था। आदेशन जानती थी कि उसके पास सिर्फ एक मौका है। उसने अपनी तलवार को मजबूती से पकड़ा और आयुन ने उसे देखा। उसकी तलवार जमीन से टकराई। उसने उस एक मौके के साथ इसे खत्म करने के दृढ़ संकल्प के साथ उन पर हमला किया। दोनों लड़के चौंक गए थे। आदेशन उनके सामने आई और उसने उनके कमजोर स्थानों पर वार किया। लड़कों के शरीर से खून बह रहा था। आदेशन ने एक और कदम बढ़ाया। वो इतनी इच्छा शक्ति से भरी हुई थी कि उसे रुकना नहीं चाहिए। उसे आयुन पर हमला करने की गति मिली, लेकिन इससे पहले कि वो उस तक पहुंच पाती, उसने अपना हथियार उसकी ओर कर दिया। आदेशन पीछे हट गई। उसे उसके गद्दे से धक्का लगा, जिससे उसे खून की उल्टी हुई और वो जमीन से टकरा गई। आयुन उसके पास आया और कहा कि वो सोच रहा था कि वो क्या कर रही है, लेकिन पता चला कि वो ऐसा बचकाना मजाक कर रही थी। उसने टिप्पणी की कि यह दयनीय था। उसने उससे कहा कि उसे पता होना चाहिए, क्योंकि वो समझदार है कि वो कितना भी संघर्ष कर ले, वो उसे जीत नहीं सकती। लेकिन उसने स्वीकार किया कि आदेशन को संघर्ष करता हुआ देखना उसे खुश करता है। इस आदमी को पता नहीं था कि रोनन पास के पेड़ से उसे देख रहा था। रोनन ने उन्हें देखा। उसे उम्मीद थी कि जनरल के लिए चीजें ऐसी तरह से होंगी। अभी जो लड़ाई हुई थी वो उसकी सबसे अच्छी कोशिश थी। इलाके का इस्तेमाल करके दुश्मनों को परेशान करने के बाद वो अवसर को पकड़ने और ठोस नींव के साथ आगे बढ़ने में उत्कृष्ट थी। ये बस इतना था कि कौशल में एक अंतर था जिसे वर्तमान जनरल उस समय पार नहीं कर सकती थी। रोनल यकीन से कहने वाला था कि जैसे ही परीक्षा खत्म होगी वो उसे उसके सपने को छोड़ने के लिए कह देगा। लेकिन अचानक आदेशन ने अपनी तलवार घुमाई। रोनन जो कूदने वाला था रुक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जनरल आयुन के साथ इतनी लड़ाई करेगी। आयुन भी अविश्वास में था। उसने उससे पूछा कि क्या वो सचमुच मुश्किल रास्ता अपनाना चाहती है। आदेशन ने जवाब दिया, बेशक। उसने कहा कि परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई है। आदेशन तेजी से आगे बढ़ी। उसने कहा कि उसने हार नहीं मानी है और उसने उस पर अपनी तलवार से हमला किया, लेकिन आयुन आखिरी मिनट में रोकने में कामयाब हो गया। आदेशन जानती थी कि वो बर्बाद हो गई थी। आयुन को उसके गाल पर एक कट लगा। आदेशन का हमला बहुत हल्का था। अब आयुन नाराज था। उसने उसकी गद्दे से उसे मारा। आदेशन को खून की उल्टी हुई और वो जमीन पर झुक गई। आयुन ने टिप्पणी की कि एक गरीब छात्र से लड़ने से उसकी इज्जत को ठेस पहुंची है। आदेशन की आंखें बेजान लग रही थीं, लेकिन आयुन के मन में एक सवाल था। उसने उससे पूछा कि वो अपने विश्वासों को किस आधार पर टिकाए हुए है। वो हमेशा आदेशन की पृष्ठभूमि या कौशल के बारे में उत्सुक रहा है। उसके पास नए छात्र की तरह कोई प्रतिभा भी नहीं है, लेकिन वो हार मानने से इनकार करते हुए संघर्ष करती रही। उसने उससे कहा कि वो निराश है और कोई भी इसे देख सकता है। वो जानता था कि आदेशन इस बात से वाकिफ थी, लेकिन वो इतनी हद तक क्यों जाने को तैयार है। आदेशन ने दुखी आंखों से उसे जवाब दिया। उसे अपने बचपन का समय याद आया, जहां एक आदमी उसे कसकर गले लगा रहा था। आदमी उसे पकड़े हुए रो रहा था, जबकि युवा आदेशन सदमे की स्थिति में थी।
उसके सामने एक बड़ा कब्र थी। उसे हर कीमत पर महान जनरल बनने के लिए कहा गया था। आयून ने इसे बकवास कहकर खारिज कर दिया। आदेशन ने उससे कहा कि यह हार न मानने की बात नहीं है। उसे विश्वास था। रोनन उन्हें देखता रहा और अगली बात जो उसने सुनी उससे उसकी आंखें फटी रह गई। आदेशन ने अपना विश्वास व्यक्त किया कि उसकी किस्मत को कोई और नहीं, सिर्फ वही बदल सकती है। आयून उसे समझ नहीं पा रहा था। वो और ज्यादा बकवास सुनने को तैयार नहीं था और भाड़ में जाओ कहते हुए एक वार करने ही वाला था जब आदेशन की आंखें अचानक क्रोध से भर गईं। तभी किसी ने उन्हें रुकने को कहा। गदा की नोक कटकर आधी हो गई। रोनन ने आखिरकार मदद करने का फैसला किया। उसने बीच में आने के लिए माफी मांगी, लेकिन अपने सीनियर से वहीं रुकने को कहा। उसने माना कि उसके सीनियर ने कड़ी मेहनत की है। आयून हैरान था और उसे गुस्सा आ गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, रोनन ने उसे काट दिया। दर्द में कराहते हुए आयून को टेलीपोर्ट कर दिया गया। आदेशन रोनन को देखकर हैरान थी। रोनन ने उसे पलट कर देखा और पूछा कि क्या वो ठीक है। उसने हाँ कहा और बचाने के लिए उसे धन्यवाद दिया, लेकिन वो ये जानने को उत्सुक थी कि वो यहां क्या कर रहा था। रोनन ने इसका जवाब नहीं दिया। उसने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और कहा कि वो उसके लिए थोड़ा समय निकाले, क्योंकि वो उससे कुछ सुनना चाहता है। वे चट्टान के किनारे पर खड़े थे। आदेशन हैरान थी कि रोनन क्या सुनना चाहता था, और वो वजह ये थी कि वो ग्रैंड कमांडर क्यों बनना चाहती है। उसने पूछा कि वो अचानक ये क्यों जानना चाहता है। रोनन ने कहा कि ये उसके लिए काफी जरूरी मामला है। आदेशन ने एक पल सोचा। उसकी आंखें दुख से भर गईं। एक दर्दनाक याद उसके दिमाग में आई। उसने रोनन से पूछा कि क्या उसने पहले नाइट ऑफ द केनाइन के बारे में सुना है। रोनन ने पूछा कि क्या उसका मतलब 10 साल पहले वेड ह्यूमंस द्वारा किए गए आक्रमण की घटना से है। उसने समझाया कि यह साम्राज्य के बीच की पहली लड़ाई थी, जो उत्तर में क्षेत्र का विस्तार करना चाहता था और वेर ह्यूमंस उन्हें रोकना चाहते थे। उसने उस रात की घटना सुनाई। उसने अपना परिवार खो दिया था। वे रात का खाना खाने ही वाले थे, लेकिन उसके पिता ने उसे पकड़ा। उसने पूछा कि उसकी माँ और भाई कहाँ जा रहे हैं। आदेशन की माँ ने अपनी जुबान पर काबू रखा। उसने आदेशन के गाल को धीरे से छूकर और ये बताकर माहौल को हल्का किया कि उन्हें जरूरी काम है। आदेशन उनके साथ जाना चाहती थी। उसकी माँ ने माफी मांगी, फिर उसके पिता से उसका अच्छे से ध्यान रखने के लिए कहा। वो आखिरी बार थी जब आदेशन अपने परिवार से बात कर पाई। उसके बाद उसने जो सुना उसके अनुसार गांव के नाइट को एक रणनीति की वजह से टूटी हुई किले की दीवारों की रक्षा के लिए तैनात किया गया था, लेकिन यह वास्तव में कोई रणनीति नहीं थी। उसकी मां ने कड़ी मेहनत की, लेकिन रणनीति उन्हें मौत की तरफ ढकेलने की चाल थी। यह वेर ह्यूमन गठबंधन की ताकत को ठीक से न समझने का नतीजा था। ये एक त्रासदी थी और उसके तुरंत बाद साम्राज्य और वेर ह्यूमन गठबंधन ने अपनी संघर्ष विराम बातचीत पूरी कर ली। साम्राज्य ने वेर ह्यूमंस को उनकी जमीन का वादा किया और वेर ह्यूमंस को साम्राज्य की ताकतों में शामिल कर लिया गया। आदेशन के गांव को, जिसे इस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बलिदान कर दिया गया था, को कब्रिस्तान में सिर्फ एक बेकार स्मारक मिला। युवा आदेशन ने एक नाइट के साथ कब्रों को देखा जिसने अपना हाथ खो दिया था। आदेशन की आंखों में आंसू आने लगे। नाइट टूटा हुआ था। वो अपने साथियों की मौत को स्वीकार नहीं कर पा रहा था। हालांकि बहुत से लोग उस घटना को महान बलिदान कहते हैं, आदेशन के लिए ऐसा नहीं था, क्योंकि उसके लिए उन नाइट्स में से किसी को भी नहीं मरना चाहिए था। उसका मानना था कि वो शुरू से ही एक शांतिपूर्ण बातचीत कर सकते थे, और अगर उन्हें लड़ने की जरूरत थी तो उनके पास कई रणनीतियां थीं, जहां वो भौगोलिक स्थिति का इस्तेमाल करके अनुकूल स्थिति हासिल कर सकते थे। वो उस दिन की मौतों को किसी महान उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि अधिकारियों की अक्षमता के कारण हुई अनावश्यक बलिदानी मानती है, और वो इस सच को सहन नहीं कर सकती। रोनन उसे सहानुभूति व्यक्त करता है। आदेशन ने कहना जारी रखा कि वो ग्रैंड कमांडर बनने जा रही है ताकि और निरर्थक बलिदान ना हो। जब वो घोषणा करती है कि वो एकदम परफेक्ट कमांडर बनेगी, तो आदेशन के चेहरे पर दृढ़ निश्चय साफ दिखाई देता है। इस तरह किसी को भी ऐसे लोगों के लिए स्मारक की जरूरत नहीं पड़ेगी जिन्हें जिंदा रहना चाहिए था। वे दोनों कुछ पल के लिए खामोश हो गए। आदेशन ने पूछा कि क्या उसने माहौल खराब कर दिया। रोनन ने जवाब दिया कि यह वैसे भी कोई खुशी देने वाला विषय नहीं था, लेकिन आदेशन ने जो बताया उसकी वजह से रोनन को एक बात साफ समझ आ गई थी। आदेशन ने पूछा कि वो क्या था। रोनन ने बस उसे देखा। उसे एहसास हुआ कि जनरल कमांडर को उसके सपनों को छोड़ने के लिए मजबूर करना असंभव है, लेकिन इसका मतलब यह था कि वो आदेशन को मौत के पास जाते हुए हाथ पर हाथ धरे नहीं देख सकता था। वो किसी को फिर से खोने का दर्द सहन नहीं कर सकता था। अचानक नीली हवा का झोंका उनकी तरफ आया। रोनन ने कहा कि वो आदमी शायद तैयार है। हालांकि वो काफी बेसब्र है, लेकिन क्योंकि उनके पास समय कम है, वो सीधे मुद्दे पर आएगा। उसने पूछा कि क्या वो शैडो माना के बारे में जानती है। उसने पूछा कि ये क्या है।
रोनन ने समझाया कि इसे जागृत करने के लिए कुछ मुश्किल शर्तें हैं, लेकिन एक बार जब आदेशन उन शर्तों को पूरा कर लेती है तो ये उसे काफी हद तक मजबूत बना देगा। रोनन ने बताया कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को जानता था जिसने खुद उसका नाम रखा था और वो व्यक्ति उसे आदेशन की बहुत याद दिलाता है। रोनन को यकीन था कि आदेशन इसका इस्तेमाल कर सकेगी, इसलिए उसने उसे इस पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहित किया। आदेशन हैरान थी कि चीजें कितनी तेजी से हो रही थीं, लेकिन रोनन ने उससे चिंता करने के लिए नहीं कहा। वो उस पर मुस्कुराया, उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे बताया कि वो उसकी मदद करने का फैसला किया है, इसलिए सिर्फ उस चीज के बारे में जानना ही काफी है। उसने ठीक से उसका साथ देने का वादा किया, इसलिए उसे सब कुछ आजमाने के लिए प्रोत्साहित किया। उसने उसे ग्रैंड कमांडर कहकर पुकारा। आदेशन भावुक हो गई। वो पूछने ही वाली थी कि क्या वो गंभीर है, लेकिन एक अप्रत्याशित चीज की वजह से वो अपना वाक्य पूरा नहीं कर पाई। रोनन ने उसे चट्टान से धक्का दे दिया। आदेशन ने घबराकर रोनन को पुकारा। रोनन ने हल्का सा हंसते हुए उससे कहा कि आज के लिए बस इतना ही, और तीसरा स्थान इतना बुरा नहीं है। उसने वादा किया कि वो वापस आने पर उससे मिलेगा। आदेशन को प्लाजा में टेलीपोर्ट कर दिया गया। रोनन ने बड़बड़ाया कि वो इस काम से फिलहाल फारिग हो गया है। उसका ध्यान उसके पीछे खड़े पीछे छात्र की ओर गया। छात्र ने एक कदम आगे बढ़ाया। रोनन ने पूछा कि क्या सिर्फ वे दोनों ही बचे हैं। उसने शूलिफेन का सामना किया। शूलिफेन को इस तरह अपनी उपस्थिति की घोषणा करते हुए रोनन के पास आते देखकर रोनन ने मान लिया कि शूलिफेन ने रास्ते में बाकी सभी को खत्म कर दिया है। शूलिफेन ने हाँ कहा और रोनन से कहा कि द्वीप पर सिर्फ वे दोनों ही बचे हैं। उसने मान लिया कि रोनन पहले ही समझ गया होगा कि इसका मतलब क्या है। रोनन ने जवाब दिया कि वो किसी से भी बेहतर जानता है। उसने शूलिफेन से कहा कि उन्हें ठीक से लड़ना चाहिए, ये देखने के लिए कि स्कूल में सबसे मजबूत साइकोपैथ कौन है। वे तेजी से आगे बढ़े और उनकी तलवारें टकराईं। रोनन खुद को मजे करते हुए दिख रहा था। ये उसकी पिछली जिंदगी के सबसे मजबूत स्वॉर्ड मास्टर के खिलाफ उसका पहला आधिकारिक मैच होगा। आदेशन प्लाजा में दिखाई दी। वो अचानक जाग गई और अपने पैरों पर खड़ी हो गई। उसके सामने छात्र आखिरी लड़ाई देखने के लिए जमा थे। उसने देखा कि वो ठीक हो गई है। उसे याद आया कि रोनन ने कहा था कि वो तीसरे स्थान पर है। उसने स्क्रीन पर देखा और ये निष्कर्ष निकाला कि अंत तक बचे हुए लोग स्क्रीन पर दिख रहे दोनों लड़के ही होंगे। द्वीप पर वापस एक बवंडर और तेज हवा का झोंका आपस में टकराए। रोनन के तेज कदमों की वजह से आसपास के पत्ते सब उड़ गए। शूलिफेन रोनन था पीछा कर रहा था। एक बवंडर ने शूलिफेन की तलवार को ढक लिया। रोनन उसमें बह गया। उसने टिप्पणी की कि उस पागल कमीने ने टेम्पेस्ट फोर्ड को बांटकर उसकी तरफ भेज दिया। वो जानता था कि यह खतरनाक है, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि शूलिफेन की शक्ति बिखर गई थी। रोनन ने उस मौके का फायदा उठाया और आक्रमण किया। उसने अपनी तलवार घुमाई और नबारो स्टाइल का इस्तेमाल किया। जमीन पर धूल छा गई। रोनन ने टिप्पणी की कि वो मुश्किल से हमले को रोकने में कामयाब रहा। वो चट्टान के पीछे छिप गया। अगर शूलिफेन ने अपनी ऑरा का पूरी ताकत से इस्तेमाल किया होता तो रोनन उससे बच नहीं पाता। इससे रोनन को आश्चर्य हुआ कि अभी क्या हुआ। दुश्मन का हमला उसके अनुमानों से अलग था। पिछली बार जब रोनन ने उस चूहे डोलोन को पकड़ा था, उसकी तुलना में शूलिफेन टेम्पेस्ट स्वॉर्ड को संभालने में बहुत बेहतर हो गया था। रोनन ने देखा कि शूलिफेन पहले उससे बहुत धीमा हुआ करता था, लेकिन अब वे लगभग एक ही स्तर पर हैं। जैसे ही उसने अपने प्रतिद्वंदी को और करीब से देखा, रोनन ने उसके चारों ओर शुद्ध और शक्तिशाली माना देखी। यह भी कोई मतलब नहीं था कि वो कमीना रोनन के अतीत के उस समय की तुलना में और ज्यादा ताकतवर हो गया था। शूलिफेन अंदर ही अंदर हाँफ रहा था। वो प्रभावित था। भले ही उसने टेम्पेस्ट स्वॉर्ड का पूरी ताकत से इस्तेमाल नहीं किया था, उसे उम्मीद नहीं थी कि रोनन उस तरह की तकनीक का इस्तेमाल करके उसे बेअसर कर देगा। अब उसने पुष्टि कर दी थी कि माना को काटा जा सकता है। उसने ये भी देखा कि रोनन प्रशिक्षक की तलवारबाजी को पूरी तरह से दोहराने में सक्षम था। शूलिफेन ने सोचा था कि वो अपनी तकनीक में बेहतर है, लेकिन वो अंतर अब ज्यादा देर तक नहीं टिकने वाला था। शूलिफेन ने सांस छोड़ी। उसने खुद से स्वीकार किया कि वो माना का इस्तेमाल करके अपनी गति बढ़ाने की अपनी सीमा पर है। वो जानता था कि उसे चीजों को खत्म करना होगा। रोनन सोच रहा था कि अगर शूलिफेन उसकी हरकतों के अनुसार और ज्यादा समायोजित होता है तो उसके पास जीतने का कोई रास्ता नहीं होगा, क्योंकि वो तकनीक में पीछे रह जाता है। इस वजह से वो जानता था कि वो इसे और ज्यादा देर तक नहीं खींच सकता, इसलिए उसने इसे एक ही बार में खत्म करने की योजना बनाई। उसने अपनी तलवार को कसकर पकड़ा और छिपने की जगह से बाहर आया। शूलिफेन ने भी ऐसा ही किया और उसने तुरंत महसूस किया कि रोनन कहाँ था, लेकिन जब वो मुड़ा तो रोनन पहले ही तेजी से आगे बढ़ चुका था। उनकी तलवारें टकराईं और वे आमने सामने खड़े थे। रोनन ने समय बर्बाद नहीं किया और सीधे हमला किया। शूलिफेन ने उसके हमले का अंदाजा लगाया। उसने अपने शरीर के चारों ओर एक बवंडर बनाया। बवंडर बड़ा होता गया, लेकिन इसने रोनन को नहीं रोका। उनके हमले से इलाके में धूल छा गई। पेड़ टूट गए। शूलिफेन थका हुआ दिख रहा था। वो हाँफ रहा था जब उसने टिप्पणी की कि रोनन के पास टेम्पेस्ट स्वॉर्ड से बचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन फिर रोनन ने वास्तव में उस पल का इस्तेमाल हमला करने के लिए किया।
शुलीफेन के शरीर पर लगे कटों से खून बह रहा था। रोनन तेजी से शुलीफेन के पीछे चला गया। शुलीफेन ने उसे भांप लिया और मुस्कुराया। उसने कहा कि रोनन उसे लगातार हैरान करता रहता है। रोनन ने टिप्पणी की कि शुलीफेन के शरीर पर कट लगे हैं, फिर भी वो मुस्कुरा रहा है। रोनन आत्मविश्वास से भरपूर दिख रहा था, जबकि शुलीफेन ने अपने दांत भींच लिए। उनकी तलवारें एक दूसरे से टकराईं और दोनों एक ही समय में एक दूसरे को काटने में कामयाब रहे। दोनों ने खून खांसा। उन्होंने तालमेल बिठाते हुए फिर से अपनी जगह बनाई और एक बार फिर हमला किया। उनकी तलवारें टकराईं। दोनों को मजा आ रहा था। इस जोरदार लड़ाई को बहुत सारे छात्र देख रहे थे। ये कमजोर छात्र विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि पहले साल के छात्रों के बीच ऐसी लड़ाई कैसे हो सकती है। कुछ डर गए थे और सुझाव दिया कि उन छात्रों को कोई अलग परीक्षा देनी चाहिए। इस बीच आदेशन को रोनन की चिंता हो रही थी। नबीरोज ने कहा कि यह देखना दिलचस्प था। वो देख रही थी कि नामांकन के बाद से दोनों छात्रों ने कितना सुधार किया था। हालांकि वो एक अहम बात जानती थी, दोनों लड़कों ने ताकत के मामले में अपनी सीमा को छू लिया था। वो जानती थी कि अगले टकराव में क्या होगा। दोनों लड़के एक दूसरे के सामने आए और जल्द ही मैच का नतीजा तय होने वाला था। उनकी तलवारें टकराईं जबकि उनके पेट से खून बह रहा था। शुलीफेन ने जिक्र किया कि रोनन जैसा प्रतिद्वंदी मिलने से उसे लगा कि फिलोन आना उसके द्वारा लिया गया सबसे अच्छा फैसला था। लेकिन वे दोनों जानते थे कि अपनी लड़ाई को खत्म करने का समय आ गया था। रोनन सहमत था। उनकी तलवारें टकराईं। रोनन ने मजाक किया कि अगर ये जल्द खत्म नहीं हुआ तो वो शुलीफेन से जुड़ जाएगा। शुलीफेन ने घोषणा की कि वो कोई पछतावा नहीं रखेगा। उसने रोनन से भी ऐसा ही करने और उसे अपनी पूरी ताकत दिखाने को कहा। रोनन ने अपनी तलवार कसकर पकड़ी और कहा कि शुलीफेन यकीनन एक पागल कमीना है। अंदर ही अंदर रोनन शुलीफेन को अपने पक्ष में लाने के लिए दृढ़ निश्चयी था, लेकिन इससे पहले उसे इस कमीने को पदानुक्रम साफ करना होगा। दृश्य में तनाव महसूस किया जा सकता था। अचानक रोनन बहुत तेजी से आगे बढ़ने की वजह से गायब हो गया। शुलीफेन हैरान था कि रोनन पहले ही उसके सामने आ गया था। उसने रोनन के हमले को रोकने के लिए अपनी तलवार उठाई। उसे देखकर शुलीफेन भौंचक्का रह गया कि इतनी चोट लगने के बावजूद रोनन ऐसे तेज मूवमेंट कैसे कर सकता है। रोनन तेजी से आगे बढ़ा। उसने अपनी तलवार घुमाई। उसकी गति इतनी तेज थी कि उसे ट्रैक करना मुश्किल था। शुलीफेन ने खुद से स्वीकार किया कि उसमें उस गति के साथ तालमेल बिठाने की ऊर्जा नहीं है। लेकिन अगर रोनन इतनी अत्यधिक गति से जा रहा है तो रोनन के शरीर पर पड़ रहा भार अविश्वसनीय होगा। शुलीफेन ने सोचा कि क्या रोनन ने इसके दुष्प्रभावों के बारे में नहीं सोचा। शुलीफेन ने कहा कि उसने उससे एक और चीज सीखी है। उसने उसे चुनौती दी कि वो उस पर हमला करे। शुलीफेन ने अपनी तलवार जमीन में गाड़ दी और उसे रोनन के सामने घुमाया। रोनन ने अपनी तलवार का इस्तेमाल करके उसे रोका, लेकिन वो चौंक गया क्योंकि उसने मान लिया था कि वो पागल कमीना उसकी गति का मुकाबला नहीं कर पाएगा। पता चला कि शुलीफेन ने रोनन के ठीक सामने अपनी माना ब्लेड को बिखेर दिया था। शुलीफेन की चोट की वजह से उसके लिए अपनी माना को ठीक से नियंत्रित करना असंभव था, इसलिए वो खुद के हमले से घायल हो रहा था। इससे रोनन ने सोचा कि शुलीफेन कितनी बुरी तरह से जीतना चाहता था, लेकिन यही बात रोनन पर भी लागू होती थी। वो पीछे हटने की योजना नहीं बना रहा था। वे दोनों अपनी सीमा तक पहुंच रहे थे। निश्चित रूप से इतना समय बर्बाद करने के बाद वे एक उबाऊ निष्कर्ष नहीं निकाल सकते थे। रोनन आगे बढ़ा। उसने शुलीफेन के पास एक ही बार में पहुंचने का फैसला किया। इसके साथ ये सब खत्म हो जाएगा। शुलीफेन को रोनन के आने की उम्मीद थी। उसने अपनी तलवार को एक बवंडर से ढक लिया। रोनन ने जो उम्मीद की थी शुलीफेन ने वही किया, इसलिए वो काफी खुश हुआ। रोनन हैरान था। शुलीफेन ने कहा कि उसने उस हमले में सब कुछ झोंक दिया। उसके शरीर के चारों ओर की हवा और ज्यादा हिंसक हो गई। उसने ऑरा टेम्पेस्ट स्वर्ड का इस्तेमाल किया। एक नीली रोशनी ने इलाके को ढक लिया, फिर ये एक विनाशकारी बवंडर में बदल गया। जंगल का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया, यहां तक कि जमीन भी टूट गई। बाद में हमला थम गया। वो जमीन जहां शुलीफेन खड़ा था धंस गई थी। शुलीफेन अपनी तलवार का इस्तेमाल करके खुद को थामे हुए था, जबकि उसके शरीर से खून बह रहा था। रोनन ऊपर अपनी जगह बनाए रखने में कामयाब रहा। वो शुलीफेन के सिर पर हमला करने ही वाला था। उस कमीने ने जिसे मरने वाला था उसे यह काम अकेले ही करना चाहिए था, लेकिन शुलीफेन ने अपनी तलवार का पूरी ताकत से इस्तेमाल किया, जिससे उसके अपने शरीर को चोट पहुंची। यह दिखाता है कि वो तलवारबाजी में कितना पागल है। शुलीफेन सचमुच वैसा ही इंसान था। इससे रोनन को लगा कि फिलोन आना उस दिन उसका सबसे अच्छा फैसला था। उनमें से एक निश्चित रूप से हारेगा। रोनन की तलवार एक रहस्यमयी लाल आभा से ढकनी शुरू हो गई। रोनन शुलीफेन की ओर भागा। शुलीफेन ने पलटवार के लिए अपनी तलवार तैयार की। छात्र सांस रोके हुए थे। आदेशन चिंतित थी। नबीरोज भी उस पल का इंतजार कर रही थी। मैच अब अपने निष्कर्ष पर आने वाला था। दोनों लड़कों ने अपनी आखिरी ताकत निकालते हुए चीख लगाई। उनकी तलवारें टकराते ही तेज रोशनी ने इलाके को ढक लिया। उस आखिरी हमले का असर पूरे द्वीप पर महसूस हुआ। धुआं धीरे धीरे साफ हुआ। दोनों लड़के आमने सामने खड़े दिखाई दिए। उनके शरीर से खून टपक रहा था। शुलीफेन ये कहते हुए गिर ही जाता कि उसके पास अब कुछ नहीं बचा है।
वो बेहोश हो गया। शुलीफेन को गिरते हुए देखकर रोनन लड़खड़ा गया। रोनन अभी भी होश में था जब उसका शरीर जमीन पर गिरा। उसने घोषणा की कि वो जीत गया और उसका शरीर धड़ाम से जमीन पर जा गिरा। वो भी बेहोश हो गया। खून में सनी जमीन पर वे दोनों बगल में बगल पड़े थे। छात्रों ने इसे आखिरी सेकंड तक देखा। वे सब एक पल के लिए अवाक रह गए। बाद में उन्होंने उस सामान्य लड़ाई के लिए तालियां बजाईं। इसके साथ उच्च दर्जे की तलवारबाजी की मिड-टर्म की परीक्षा की असली लड़ाई खत्म हो गई। दोस्तों, हम अपने वीडियो के अंत में आ गए हैं। अगर आप लोग इस वीडियो का अगला भाग चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं।